तो जैसा कि आप सबने, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि बैटमैन मूवी को तो अब तक देख ही लिया होगा और मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू तो आप देखकर आ ही चुके होंगे। तो आपके दिल में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार बैटमैन की जो एंडिंग थी उसके अंदर एक मिस्टीरियस शख्स हमें दिखाया गया था जो कि रिडलर के साथ बातें कर रहा था। तो वो मिस्टीरियस शख्स आखिरकार है कौन और क्या वो बैटमैन की अगली मूवी के लिए कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है? सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ बैटमैन की एंडिंग को एक्सप्लेन, और उसके साथ साथ आज हम यहाँ पे बात करने वाले उस कैरेक्टर के ऊपर जो कि हमें बैटमैन की एंडिंग के अंदर दिखा था, जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ी सी एंडिंग आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि वो आपको मेक सेंस करना शुरू हो जाए। तो जैसा कि हमने देखा इस पूरी की पूरी मूवी का जो मेन विलन रिडलर था, उसका ये मिशन था कि बेसिकली वो उन सारे के सारे लोगों को मारना चाहता है जो कि करप्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे वो उसके लिए जो है बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि फैल्कोनी होते हैं, इन सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम का जो है वहाँ पे इस वक्त हेड मौजूद है जो कि गौतम सिटी को चला रहा होता है। अब इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे रिडलर का और बैटमैन का जो कनेक्शन था इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर वो इस तरीके से था कि दोनों के बीच एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर था कि वो दोनों ही बचपन में अनाथ हो गए थे। लेकिन यहाँ पे रिडलर जो था वो बेसिकली जब अनाथ हुआ तो वो बहुत ही गरीब हुआ करता था, ना कि ब्रूस वेन की तरह एक बहुत ही अमीर बाप का लौंडा था जिसको पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसने बड़े होकर बैटमैन सूट बना लिया। लेकिन ये रिडलर जो था उसको पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी थी और वो हमेशा ब्रूस वेन को देख के कहीं ना कहीं जरा जरूर करता था। और यही बात पुरानी पास्ट की है जहाँ पे जो है जब थॉमस वेन जिंदा हुआ करते थे उन्होंने एक रिन्यूअल करके एक नई स्कीम को ऑन किया था। इस स्कीम में 25 दिन में पैसा डबल तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने बेसिकली इस स्कीम के अंदर $1 बिलियन का जो है फंड रखा था जो कि उन लोगों को मिलने वाला था जो कि ऑर्फन थे। लेकिन जब वो ये पूरा का पूरा फंड चलाने वाले थे, जब वो मेयर की कुर्सी के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तो तभी उनके साथ एक खतरनाक किस्म का हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। और इस हादसे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि दरअसल थॉमस वेन की जो वाइफ मार्था वेन थी, यानी कि ब्रूस वेन की माँ, वो एक मेंटल पेशेंट थी और उनकी सारी की सारी जो है राज को फाश कर दिया था एक रिपोर्टर ने, और बहुत जल्द उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स को निकाल के दुनिया के सामने पेश कर देने वाला था, जिसकी वजह से मार्था वेन, थॉमस वेन और ब्रूस वेन की जिंदगी एक बहुत ही खतरनाक किस्म की जहन्नुम में बदल सकती थी। तो तभी जो है बेसिकली थॉमस वेन जो है वो फैल्कोन के पास जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो एक पावरफुल आदमी था गौतम सिटी के अंदर, और वो उसको अपनी सारी की सारी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से वो मुसीबत में फंस सकते हैं। और क्योंकि उनके अगले मेयर बनने के चांसेस ज्यादा थे तो फैल्कोन उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। और वैसे भी फैल्कोन के अंदर थॉमस वेन ने पुराना पास्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा कर्ज दिया था, तो उसको चुकाने के लिए फैल्कोन उनकी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे थॉमस वेन को बगैर बताए वो इस रिपोर्टर को जान से मरवा देते हैं। और अब बेसिकली रिडलर को ये लग रहा था कि थॉमस वेन भी बेसिकली एक करप्ट इंसान है जो कि इन सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बना हुआ था, और इसीलिए वो ब्रूस वेन से भी यहाँ पे बदला ले रहा है, यानी कि बैटमैन से, क्योंकि ऑलरेडी वो बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी को इस मूवी के एंड तक जान चुका था। तो ये सारी की सारी वजह थी कि जिस वजह से रिडलर जो है ब्रूस वेन, बैटमैन, फैल्कोन और इसके फादर यानी कि थॉमस वेन के पीछे लगा हुआ था। जबकि कहानी कुछ असल में ये थी कि थॉमस वेन ने उसको कभी भी उस रिपोर्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसको रोकने के लिए कहा था। और जब थॉमस वेन इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैल्कोन को ऐसा लगने लगता है कि अब थॉमस वेन जाके बेसिकली फैल्कोन को ही पुलिस के हवाले कर देंगे, पकड़वा देंगे कि उसने उस रिपोर्टर को मरवाया है, तो तभी जाके फैल्कोन उसको मरवा देता है। यानी कि वही सारा का सारा सीन हो, जब वो ऊपर उनके बाहर निकालते तो वहां पे एक रैंडम सा आदमी आता उनको लूटने के लिए और गोली मार के चले जाता है। तो इस पूरी की पूरी बैटमैन मूवी के अंदर हमें जो है पहली बार बैटमैन का कोई ओरिजिन देखने को नहीं मिला कि थॉमस वेन और मार्था वेन को मार दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे ओरिजिन के एक दूसरी साइड दिखाई गई कि क्यों उनको मारा गया। तो ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, जिस तरीके से मैट रीव्स ने इस पूरी की पूरी कहानी का एक नया पर्सपेक्टिव देके एक नई हमारी प्रेजेंट की स्टोरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनाया है। यहाँ पे रिडलर का एंड गेम ये होता है कि वो फैल्कोन के खिलाफ उसको सारे के सारे सबूत दे रहा होता है बैटमैन को, और जब बैटमैन फैल्कोन को पकड़ के उसके पिंजरे से बाहर लेकर आता है तो बेसिकली रिडलर उसको गोली से उड़ा देता है, और उसके बाद रिडलर अपने आप को ही सरेंडर कर देता है क्योंकि उसका यही मिशन था। लेकिन उसके सरेंडर होने के बाद ये बात पता चलती है कि दरअसल अभी तक उसका एंड गेम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो उसका सबसे बड़ा एंड गेम था वो ये था कि उसके कुछ 500 फॉलोअर्स थे जिनके लिए वो सीक्रेटली वीडियोस बना के उनके साथ शेयर किया करता था। और उसने जो आखिरी वीडियो बनाई थी उसने बता दिया था कि अब वो काफी टाइम तक उनके सामने नहीं आने वाला है, लेकिन जो गेटअप वो करता है, जो सारे के सारे हथियार वो इस्तेमाल करता है, जहां से वो चीजें परचेज करता है, सोर्स करता है, उन सब की डिटेल्स उसने अपनी उस वीडियो के अंदर दे दी थी। और ये कहा था कि जो मेरे 500 फॉलोअर्स हैं वो मेरा काम पूरा करेंगे। और हमने देखा कि मूवी के एंड के अंदर वो पूरी की पूरी गौतम सिटी के 8 मेन पॉइंट्स के अंदर जबरदस्त किस्म के बॉम्ब्स को लगा देता है, जिससे पूरी की पूरी गौतम सिटी के अंदर पानी भर जाता है और गौतम सिटी जो है पूरी की पूरी कंट्री से अलग होकर आइसोलेट हो जाती है। ऐसे ही कुछ हमने डार्क नाइट राइजेस के अंदर भी देखा था कि जिस तरह से बेन जो है पूरी की पूरी सिटी के सारे ब्रिजेस को तोड़ के उस गौतम सिटी को बिल्कुल अलग कर देता है। तो यही सीन हमें यहाँ पे देखने को मिला। और जब यहाँ पे पूरी की पूरी सिटी के अंदर पानी भरना शुरू होता है तो यहाँ पे गौतम शेल्टर नाम की एक जगह होती है जहाँ पे सारे के सारे गौतम के लोगों को सेफ रखा जा सकता है।
और जब सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो रिडलर के वो 500 फॉलोअर्स वहाँ पे पहुंचते हैं और उन इंपॉर्टेंट लोगों को निशाना बना रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या किसी क्राइम में जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मूवी का जो एंड था हमारा यही था कि किस तरीके से बैटमैन जो है उन सारे के सारे लोगों को रोकता है और लोगों की नज़र में एक अच्छा हीरो बनने का फैसला करता है। क्योंकि इससे पहले बैटमैन का जो पूरा रोल था हमने देखा कि किस तरीके से लोग उसे डरते हैं, उसको हाथ नहीं लगा रहे होते हैं, उसके करीब नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन टुवर्ड्स द एंड बैटमैन इस बात को समझ जाता है कि अब उसको जो है लोगों के लिए सिर्फ एक वेंजेंस नहीं बनना है बल्कि एक होप बनना है। और इस होप वाली बात से मेरा सीधा रेफरेंस जो जा रहा था वो सुपरमैन की तरफ जा रहा था, क्योंकि डीसीयू में या डीसी कॉमिक्स में जब भी जो है होप की बात होती है तो सुपरमैन को ही रेफर किया जा रहा होता है। लेकिन इसी के बाद अगर हम अपने एंड की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रिडलर जो है वो एक प्रिजन के अंदर मौजूद होता है जहाँ पे वो रो रहा होता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका होता है। लेकिन उसके ही बराबर वाले पिंजरे के अंदर यानी सेल के अंदर एक और आदमी बैठ के उसको दिलासे दे रहा होता है कि भाई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी की दिन बढ़ी कभी की रातें बढ़ी, कभी तुम ऊपर तो कभी मैं ऊपर, ये सब तो चलता ही रहता है। और वैसे भी गौतम के लोगों को कमबैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग जब दोबारा कमबैक मारेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग एक हंगामा मचा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोई भी मिस्टीरियस आदमी है ना ही इसकी शक्ल दिखाई गई और ना ही इसको कुछ सही तरीके से हमें झलक दिखाई गई। तो इस आदमी के बातें करने के स्टाइल से, इसके बोलने के स्टाइल से और खासकर इसके हंसने के स्टाइल से इस बात को समझ चुके हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जोकर ही होने वाला है। यानी कि दी बैटमैन की यूनिवर्स के अंदर भी अब एक और जोकर आने वाला है जो कि बिल्कुल एक नया जोकर होगा। ना ही वो पुराना जोकर होगा जैरेड लेटो वाला, ना ही वो कोई दूसरा जोकर होगा जिसको हम पहले पिछली मूवीज में देख चुके हैं, बल्कि एक टोटली न्यू जोकर होने वाला है। अब इसी चीज के ऊपर मैट रीव्स ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस सीन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जो कि मैं आपको करने वाला हूँ। तो इस पूरे के पूरे सीन को मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मूवी के अंदर जो एक छोटा सा कैमियो में देखने को मिला है ये एक अच्छा खासा रोल होने वाला था जिसको उन्होंने शूट भी किया है। और उनके कहने के मुताबिक लग ऐसा रहा है कि बेसिकली बैटमैन मूवी जब ब्लू रे के ऊपर रिलीज की जाएगी तो उसके डिलीटेड सीन के अंदर हमें ये सीन देखने को मिलेगा। और वहाँ पे वो कुछ इस तरह से बताते हैं कि बेसिकली जो हमने यहाँ पे जोकर देखा है वो दरअसल वो जोकर नहीं है जिसको हम कॉमिक्स से जानते हैं, जिसको हम दूसरी मूवीज से जानते हैं, बल्कि ये वो जोकर है जो कि अभी मुकम्मल तौर पे जोकर बना नहीं है। ये एक ऐसा आदमी जो कि बहुत जल्द आगे जाके जोकर बनेगा। यानी कि हमें यहाँ पे जोकर का एक तरह से ओरिजिन देखने को मिलने वाला है बैटमैन की इस यूनिवर्स के अंदर। तो उनके कहने के मुताबिक वो कुछ ऐसा बता रहे होते हैं कि जैसे कि अभी हमारे जो ये वाला बैटमैन है रॉबर्ट पैटिंसन वाला, इसको भी सिर्फ गौथम में 2 साल ही हुए हैं बैटमैन बने हुए, तो इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इन 2 सालों के अंदर ये इस आदमी से पहले इनकाउंटर कर चुका है, तभी उसने अरकम असाइलम के अंदर उसको पहुंचा दिया है। अब बेसिकली बताया कुछ इस तरह से जा रहा है कि मैट रीव्स का विजन ये है कि ये इस जोकर को एक नॉर्मल जोकर वाला ओरिजिन नहीं देना चाहते हैं कि वो केमिकल फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल के अंदर गिरता है, उसकी बॉडी वाइट हो जाती है और वो हमेशा हंसना शुरू कर देता है और उसकी वजह से जोकर का दिमाग खराब हो जाता है। बल्कि उन्होंने इस मूवी के अंदर जोकर को जो सेट करने के बारे में सोचा है वो कुछ इस तरीके से सोचा है कि एक आदमी है जो कि पैदाइशी एक बीमारी के साथ पैदा हुआ है और उसकी बीमारी कुछ ऐसी है कि वो हमेशा हंसता ही रहता है। यानी कि बात कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसके मुंह से कभी स्माइल जाती ही नहीं है और ये उसकी एक बीमारी है। और यही चीज जो है उसकी बीमारी उसके दिमाग के ऊपर भी असर करती है जिस वजह से वो इस तरह का कैरेक्टर बन जाता है। और अभी जिस तरह से बैटमैन ने उसको अरकम असाइलम के अंदर पकड़ के डाला है तो अभी वो फुल फ्लैश जोकर नहीं बना है, अभी वो एक नॉर्मल सा इंसान था जो कि छोटे मोटे क्राइम कर रहा था और बैटमैन ने पकड़ के उसको अंदर जेल में डाल दिया है। अब इस मूवी का जो सीन शूट किया गया था वो कुछ इस तरीके का था कि बेसिकली जब रिडलर की सारी पहेलियों के अंदर बैटमैन कंफ्यूज हो जाता कि वो आखिरकार इन सारे के सारे क्रिमिनल्स को क्यों मार रहा है, वो जो उसको क्लूज दे रहा है उसका क्या मकसद है, तो इन सारी की सारी बातों को समझने के लिए बैटमैन अरकम असाइलम के अंदर जाता और जोकर से जाके इंफॉर्मेशन और जोकर से जाके बातचीत करता, क्योंकि उसकी नज़र में एक क्रिमिनल ऐसा है जिससे वो पहले इनकाउंटर कर चुका है जो कि बिल्कुल रिडलर की तरह ही काम करता था। और इसलिए बैटमैन अपने सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक और दूसरे क्रिमिनल यानी कि उस जोकर के पास जाता और उसके सामने सवाल रखता कि इस तरीके से एक आदमी हरकतें कर रहा है तो तुम अगर इसकी जगह होते तो तुम क्या करते। मतलब बैटमैन उस आदमी से एक तरह की गाइडेंस ले रहा होता कि उसको आगे क्या करना चाहिए, अगर वो उसकी जगह होता तो वो क्या सोच रहा होता। तो अगर मेरे हिसाब से सीन को मूवी के अंदर रखा जाता तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा औसम होता। और इस मूवी के सीन को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से शूट भी कर दिया गया है और उसको डिलीटेड सीन में हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो ये बात तो मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर देती है कि वो जो मिस्टीरियस आदमी जो कि मूवी के एंड के अंदर हमें देखने को मिला है वो कोई और नहीं बल्कि जोकर ही था। और इसी पूरी की पूरी कंफर्मेशन के साथ हमारे पास बैटमैन के सीक्वल की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस ही था कि इतना ज़बरदस्त वो बैटमैन बना रहे हैं तो उसकी पॉसिबल सीक्वल तो आना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मैं इसके सीक्वल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अगर ये जोकर हमें देखने को मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात होने वाली है। और आपको जो नेक्स्ट सवाल होने वाला वो यही होगा कि दरअसल इस जोकर का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्योंकि जब भी जोकर की कास्टिंग होती है तो सारे के सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मार्वल के इटर्नल्स के अंदर ड्यूक देखा है जो कि एक्टर बैरी ने प्ले किया था, उन्हीं एक्टर ने बेसिकली यहाँ पे जोकर के रोल को रिप्राइज करा है। अब यहाँ पे ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ड्यूक का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर था और जोकर का कैरेक्टर एक बिल्कुल ही अलग लेवल के ऊपर है। यानी कि ड्यूक जितना ज़्यादा खामोश रहने वाला कैरेक्टर है, जोकर उतना ही ज़्यादा
ज़्यादा बड़बड़ा और फुल ऑन एनर्जी वाला कैरेक्टर है। तो मुझे यहाँ पे इस कास्टिंग के ऊपर सच कहूँ तो अभी बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि ये परफेक्ट कास्टिंग है जोकर के लिए कि नहीं है। लेकिन जो मैंने उनके आखिर में एक हंसी सुनी है जोकर वाली, उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि कास्टिंग शायद इतनी भी ज़्यादा इम्परफेक्ट नहीं है जितना मैं इसको लेके सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें बैटमैन 2 के अंदर जोकर देखने को मिलेगा और क्या बैरी जो है इसके रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। वैसे ये हमने कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि हीथ लेजर ने जो है बेसिकली जोकर के कैरेक्टर को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जहाँ पे उसको मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मेरी नजर में वॉकिन फीनिक्स का जोकर भी अच्छा था, लेकिन हीथ लेजर वाला जोकर मेरी नजर में अभी भी नंबर 1 पे ही है। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मैं जानता हूँ कि आपको इसकी एंडिंग से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे जो कि आपको इस वीडियो के जरिए सॉल्व हो ही गए होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिलों में यही था कि आखिरकार वो मिस्टीरियस शख्स कौन है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हमने अपना ये नया सेकंड चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं सारी मूवीज से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स काफी ज्यादा कम है चैनल के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह ऑसम कंटेंट को डेली बेसिस पे अपलोड कर सकें। और अगर आप कॉमिक बुक फैन है तो मेरे मेन चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा जो कि स्पीड टाइगर का चैनल है, जहां पे मैं अब से सिर्फ कॉमिक बुक्स को ही डालूंगा और बाकी स्टफ को हम यहाँ पे शेयर किया करेंगे। साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां मैं चैनल के हवाले से और एमसीयू और डीसीयू के हवाले से भी अपडेट्स को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।